नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 58, जिसका टाइटल है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोग 1 to 57 चैप्टर्स हैं आपके इंडियन पॉलिटी के, जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत की, उसके देख चुके हैं। आज जो हम लोग चैप्टर देखेंगे वो है चैप्टर नंबर 58, ऑलराइट, जो कि बात करता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। बस उसी की तर्ज पे हमें एक और कमीशंस देखने को मिलते हैं। ये कमीशन बस फ़र्क इतना है कि ये नेशनल लेवल पे देखने को मिलते हैं, जबकि जिस कमिश्नर की आज हम बात करेंगे वो स्टेट लेवल पे अरे डिफरेंट स्टेट में हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से एक स्टेट के अंदर का जो तमिलनाडु का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसको आप लोगों जिसका देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेम चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में जिस एक्ट की बात की थी, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993, ये NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की भी बात करता है, प्लस स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की भी बात करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। स्टेट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को एस्टेब्लाइज करती है अंडर द एक्ट ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी क्या एक टाइप की स्टेचुटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट लाके बनाई गई है, ना कि ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी और ना कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस हैं वो क्या कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है इनटू द वायलेशंस ऑफ द ह्यूमन राइट। बट कहाँ पे, क्योंकि ह्यूमन राइट का वायलेशन तो NHRC भी देख रहा था। जो भी ऐसे सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट के अंदर या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन है 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, उन स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को अगर इंक्वायरी करना है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के हाथ में ये पावर, उसका ज्यूरिसडिक्शंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बट अगर कोई ऐसा केस है जो ऑलरेडी NHRC या फिर कोई और अदर स्टेचुटरी बॉडी है वो ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही है, तो उन केस में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उन केस को इंक्वायरी नहीं कर सकता, भले वो फिर स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में हो, क्योंकि ऑलरेडी इंक्वायरी उनकी NHRC में चल रही है या कोई और स्टेचुटरी बॉडीज़ है वो उसकी इंक्वायरी कर रही है ह्यूमन राइट की, तो फिर SHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उस केस के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि वो केस ऑलरेडी गोइंग ऑन है। इसके अलावा देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, ये जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उनको कुछ राइट्स दे सकती हैं कि वो क्या करें, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर भी ह्यूमन राइट के वायलेशन को इंक्वायरी कर सकें, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ 2 जगह नहीं किया जा सकता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस के द्वारा वायलेशंस का, टेक केयर। बट अदर यूनियन टेरिटरी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को इन यूनियन टेरिटरीज़ में भी क्या है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि स्टेट के जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट कमीशन की या यूनियन टेरिटरी के लोगों के ह्यूमन राइट कमीशंस की इंक्वायरी के लिए इनको हम बोल सकते हैं पावर दी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और एक चीज़ याद रखनी है, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके अंदर कोई ह्यूमन राइट होता है तो उसका केस कौन डील करता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो डील करता है, ना कि कोई स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन डील करता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिल्ली के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ऑलराइट, तो ये कुछ हमें एस्टैब्लिशमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशंस की कि भाई कौन कौन मेंबर्स होते हैं। सेम हमें देखने को मिलता है यहाँ भी स्टेट लेवल पे जो ह्यूमन राइट कमीशंस होते हैं ये क्या है, सबसे पहले तो मल्टी मेंबर बॉडी यानी कि मल्टीपल मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक होते हैं चेयरमैन और प्लस 2 मेंबर्स अदर भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब चेयरमैन कौन होगा, तो चेयरमैन के लिए आप हो सकता है कि आप चीफ जस्टिस हो रिटायर्ड, या फिर जज हो हाई कोर्ट के, प्रेजेंट सर्विंग जज हो, या चीफ जस्टिस ऑफ रिटायर हाई कोर्ट हो। ठीक है मैम, ये दोनों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप चेयरमैन बन सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेंबर बनना है तो मेंबर कौन होना चाहिए, हो सकता है वो रिटायर्ड जज हो, किसका, दिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट जहाँ का है वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जहाँ पे हो उस हाई कोर्ट के, या तो आप रिटायर्ड जज हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं स्टेट के, लेकिन इसमें मिनिमम आपको क्या होना चाहिए, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट जज ऐसे पर्सन को, प्लस कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट, ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है चेयरमैन के कि आप चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं, प्लस करंट जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। अगर मेंबर बनना है तो आप क्या हो सकते हैं आप कि भाई जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर मेंबर्स बनना है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का तो डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कुछ हमें देखने को मिलती है क्या, क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग द मेंबर एंड द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा
चेयरमैन हो या मेंबर्स हो उनको अपॉइंट कौन करता है, तो एलिजिबल अगर वो होते हैं तो उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट। जबकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कौन इनको अपॉइंट करता है, चेयरमैन को भी और मेंबर को भी तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। क्या ऐसे अपॉइंट कर देते? नहीं, सेंटर में भी कमेटी थी, यहाँ भी स्टेट लेवल पे भी हमें देखने को मिलती है कमेटी, वो रिकमेंडेशन देती है गवर्नर को। अब ये कमेटी में कौन कौन होते हैं मेंबर, तो सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, उसके चेयरपर्सन होते हैं कमेटी के, ठीक है। इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के होम मिनिस्टर, ये क्या होते हैं, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या होते हैं, 4 मेंबर की कमेटी होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर, स्टेट के होम मिनिस्टर और द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 4 मेंबर की कमेटी होती है जो रिकमेंडेशन देती है गवर्नर को, और गवर्नर उसी पर्सन को क्या करते हैं, चेयरमैन और मेंबर्स के तौर पे अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे स्टेट जहाँ पे हमें देखने को मिलती है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, आपको पता होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि बाईकैमरलिज्म एट द स्टेट लेवल हमें 6 स्टेट में सिर्फ देखने को मिलता है, बाकी सभी जगह यूनिकैमरलिज्म यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये 6 स्टेट के नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, 4 के मैं बताता हूँ, 2 के आप बताइए। एक का नाम है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका, ये पास पास में, फिर यूपी बिहार ये भी पास पास में। तीसरी पेयर आपको बतानी है जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे हैं हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक ईस्टर्न कोस्ट पे, एक इंटरनल देखने को मिलता है। चलो बता ही देता हूँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है। तो भाई ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहाँ पे चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द काउंसिल भी क्या होंगे, मेंबर्स होंगे फॉर द कमिटीज़ जो रिकमेंड करेगी गवर्नर को नाम किस चीज़ के लिए, चेयरमैन और मेंबर्स के, तो वो भी देखने को मिलेंगे। और याद रखना कोई भी अगर सिटिंग हाई कोर्ट का जज है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है उसको अपॉइंट किया जा रहा है चेयरपर्सन या मेंबर के तौर पे, पहले जो चेयरपर्सन तो होगा नहीं, मेंबर के तौर पे अगर अपॉइंट किया जा रहा है सिटिंग जज यानी कि अभी जज के तौर पे काम कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन कंसर्न स्टेट को रिकमेंडेशन लेना जरूरी है, क्योंकि वो सिटिंग है, अभी वो काम कर रहे हैं एज ए जजेस। तो भाई चीफ से लो, तो चीफ कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, तो इनकी परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। अब चलो उनको अपॉइंटमेंट भी कर दिया, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, फिर अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे करता है, कमेटी क्या होती है वो देखा। अब अपॉइंटमेंट हो गया तो कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, तो 3 साल या फिर वो 70 ईयर्स के हो जाएं, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा उसमें क्या हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, मेंबर हो या चेयरमैन हो वो क्या है, फर्दर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। बोथ सेंट्रल ह्यूमन राइट यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो, दोनों के चेयरमैन और मेंबर फर्दर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, बट रीअपॉइंटमेंट अपने ही कमीशन के अंदर होगी, कोई और पर्टिकुलर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ NHRC और HSRC के अंदर वो लोग वर्क कर सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। ये कब चेंजेस हुआ, 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू। लास्ट हम लोगों ने जब लेक्चर देखा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, तो उसमें हमने 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो क्या हुए चेंजेस हुए उसकी बात नहीं करती, इसीलिए मैंने उसमें आपको बोला था कि फर्दर एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए। बट 2019 का अमेंडमेंट जो हम देखेंगे लास्ट में इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक वही होगा, उसके बाद एलिजिबल हो गए हैं बोथ NHRC और HSRC के चेयरमैन भी और मेंबर भी फर्दर री एलिजिबल हो गए हैं अपॉइंटमेंट के लिए। बट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, कमीशन के अंदर ही या तो चेयरमैन या तो मेंबर्स के तौर पे उनको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। अब उनके रिमूवल की भी बात कर लेते हो। देखो गवर्नर उनको अपॉइंट कर रहे हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को, बट क्या उनको रिमूव भी वही करेंगे, नहीं, रिमूव करने के लिए चाहिए प्रेसिडेंट की अनुमति, तो रिमूव होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, भले अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे SHRC के चेयरमैन और मेंबर को, तो सेम ग्राउंड जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए था। वो ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, सबसे पहले इंसॉल्वेंट हो गया यानी कि उसने कोई बैंक में दिवालिया कर लिया, लोन लेके भाग गया या फिर लोन को चुका ना सका, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसका कोई ना कोई हो तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। अनफिट है टू कंटिन्यू इन द ऑफिस, भाई इन्फिनिटी ऑफ माइंड देखने को मिल रहा है, या बॉडी अनसाउंड माइंड है, बॉडीली वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रही है, इम्प्रीजनमेंट उसको हो गया और उसमें वो कन्विक्ट भी पाया गया कोर्ट के द्वारा, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा मिसबिहेव यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेव और इनकैपेसिटी, ये 2 क्राइटेरिया भी देखने को मिलते हैं जो NHRC में भी थे, HSRC में भी देखने को मिलते हैं। बट क्या प्रेसिडेंट को लगेगा प्रूव मिसबिहेव किया इस पर्सन ने या वो इनकैपेसिटी है तो क्या वैसे ही रिमूव कर देंगे, नहीं, तो उसके लिए वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट करेगा उसकी इंक्वायरी और सुप्रीम कोर्ट फिर चेक करेगा, बोले हाँ ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में ये एलिजिबल है या नहीं है। अगर वो एलिजिबल नहीं होंगे तो रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट फिर उसको रिमूव
कर देंगे। ठीक है, तो ये इंक्वायरी कमीशन इंपॉर्टेंट है बहुत स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। इनकी यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की सैलरीज है, अलाउंसेस है, कंडीशन ऑफ सर्विसेज है, ये कौन डिटरमाइन करता है? अगेन स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। बट एक बार सेटअप कर दी गई और उनको अपॉइंट कर दिया गया तो जब तक वो ऑफिस में रहेंगे तब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यानी कि देयर सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी वेरी टू हीज और डिसएडवांटेज आफ्टर हीज और हर अपॉइंटमेंट। और यही सारे क्राइटेरिया क्या करते हैं? पोस्ट को, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की पोस्ट को क्या करते हैं? उनकी ऑटोनॉमी, उनकी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमें देखने को मिलते हैं। कंपोजिशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, कौन उनको रिमूव कर सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर उनके कुछ फंक्शंस की बात करते हो। देखिए नेशनल लेवल पे एनएचआरसी का जो फंक्शन है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, सेम स्टेट लेवल पे एचएसआरसी का फंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस उसी को लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। फिर भी हम एक बार फटाक से रिवाइज कर देते हैं। इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी वायलेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, इंटरवेन कर सकते हैं प्रोसीडिंग के अंदर जिसके अंदर एलिगेशंस लगे हों वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट के बिफोर द कोर्ट। विजिट कर सकते हैं जेल में, उनकी कंडीशंस, जो भी जेल जो हैं उसके अंदर जो भी लोग हैं उनकी कंडीशंस को क्या कर सकते हैं? सुधारने के लिए लिविंग कंडीशंस को रिकमेंडेशन दे सकते हैं। रिव्यू कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर लीगल सेफगार्ड जो कि ह्यूमन राइट के वायलेशंस के लिए या ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में और स्टैट्यूट के द्वारा उसको रिव्यू कर सकते हैं। फैक्ट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग द एक्ट ऑफ टेररिज्म, अलग अलग फैक्टर्स हैं जैसे कि टेररिज्म जो हैं उनके लिए क्या क्या रेमेडियल मेजर हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्या सजाएं हो सकती हैं, उसके रिगार्डिंग में उनके भी कोई सेफगार्ड किए जा सकते हैं राइट्स, उसको भी रिव्यू करे जा सकते हैं इनके द्वारा। अंडरटेक कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं रिसर्च इन द ह्यूमन राइट फील्ड के अंदर। स्प्रेड कर सकते हैं ह्यूमन राइट लिटरेसी, पीपल्स को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि आपके क्या ह्यूमन राइट्स हैं। इसके अलावा इनक्रेज कर सकते हैं एनजीओज़ को, अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। और अंडरटेक कर सकते हैं कोई भी ऐसे फंक्शन जो उन्हें ठीक लगते हैं इन द मैनर्स और इन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये कुछ फंक्शंस देखने को मिलते हैं सिमिलर टू द एनएचआरसी एचएसआरसी के फंक्शन। कुछ इसकी वर्किंग की जब हम बात करेंगे तो सेम वर्किंग भी इसकी देखने को मिलती है। एनएचआरसी की नेशनल लेवल पे थी और इनकी स्टेट लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अपनी खुद की प्रोसीजर को ये रेगुलेट कर सकते हैं। सिविल कोर्ट की पावर होती है इनके पास। ठीक है, जुडिशियल कैरेक्टर्स देखने को मिलता है इनकी प्रोसीडिंग के अंदर। जब इनकी प्रोसीडिंग होगी, इंक्वायरी होगी तो जुडिशियल कैरेक्टर की होगी। ऐसा नहीं है कि भाई अननेसेसरी कोई भी इंक्वायरी को कैसे भी कंसिडर किया जा रहा है, जुडिशियल कैरेक्टर की इंक्वायरी होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ह्यूमन राइट जो हैं वायलेशन जो हैं वो उसको रोकें। ठीक है, इसके अलावा कमीशन इज़ नॉट एम्पावर टू इंक्वायरी इनटू द एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 1 ईयर। तो ये एनएचआरसी का भी शॉर्ट कमिंग था और एचएसआरसी यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी शॉर्ट कमिंग है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ह्यूमन राइट की घटना घटी उसके 1 ईयर के अंदर अंदर आपको वो केस को लेना है। 1 ईयर एक्सपायर हो गया तो उसके बाद आप इंक्वायरी नहीं कर सकते उस केस के अंदर। तो ये एक शॉर्ट कमिंग है दोनों की, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं ड्यूरिंग द इंक्वायरी कमीशन ले सकता है। वो इंक्वायरी के दौरान लिए जाने वाले स्टेप्स क्या हो सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले वो रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि वो क्या करें, कंपनसेशन प्रोवाइड करें। अगेन रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कंपनसेशन दे दो, जो भी डैमेज हुआ है विक्टिम्स को वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करो वापस से। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को और भी ये रिकमेंडेशन कर दे सकते हैं कि आप क्या करो, प्रोसीडिंग फॉर द प्रोसिक्यूशंस। भाई कोई भी सिविल सर्वेंट है स्टेट सर्विसेज का है या नेशनल सर्विसेज का, उसको प्रोसिक्यूट करना है करप्शन के चार्जेस या दूसरे ह्यूमन राइट वायलेशन के चार्जेस पे, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए अगेन रिकमेंडेशन बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि आप क्या करो, ग्रांट प्रोवाइड करो इस विक्टिम को ताकि क्या हो, एटलीस्ट उसको इंतरिम रिलीफ मिल सके। ठीक है, अप्रोच कर सकते हैं कई बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर भी अलग अलग डायरेक्शंस और रीट इशू करने के लिए पर्टिकुलर जो विक्टिम है उसके ह्यूमन राइट को वापस से रिस्टोर करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में भी और स्टेट्स ह्यूमन राइट कमीशंस के अंदर, स्टेट कोर्ट के अंदर भी यानी कि हाई कोर्ट के अंदर भी कर सकते हैं। तो ऊपर की ये जितने भी इनके फंक्शंस है उससे हमको पता चलता है कि भाई ये क्या है, कहीं ना कहीं इनकी जो भी पावर है वो सारी रिकमेंडेटरी नेचर है स्टेट और सेंटर को। बट रिकमेंडेशन अगेन बाइंडिंग नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर गवर्नमेंट हो, एनएचआरसी हो एसएचआरसी हो, दोनों ने रिकमेंडेशन जब इनको दी स्टेट या सेंटर को तो वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, और ये बाइंडिंग ना होने के कारण ही इनकी पावर में थोड़ी सी कमी आती है। बट क्या उनके रिकमेंडेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी देखा था 1 मंथ के अंदर अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो उनको, कि भाई आपने रिकमेंडेशन पे क्या एक्शन लिए, नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी, मानी तो क्यों मानी, क्या रीज़न था उसके पीछे। तो 1 मंथ के अंदर आपको
क्या बताना पड़ता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी पड़ती है। अपनी एनुअल रिपोर्ट SHRC क्या करते हैं, सबमिट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या बोले जहाँ पे काउंसिल है तो वहाँ पे लेजिस्लेचर्स के अंदर उसको रखती है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि भाई कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दी थी उस पर क्या आपने एक्शन लिया, वो प्लस उनकी एनुअल रिपोर्ट, वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रखती है। ठीक है, तो सेम जो NHRC का था वही HSRC का देखने को मिलता है। एक देखिए स्पेशल प्रोविज़न एक आता है SHRC के अंदर, जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट था 1993 का, उसके अंदर एक प्रोविज़न है किसका, ह्यूमन राइट कोर्ट का, जो कि कहाँ होनी चाहिए, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि स्पीडी ट्रायल किया जा सके किसका, ऐसे केसेस का जिनमें वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट का। तो ऐसे केसेस जिनमें ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है उन केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जा सके, इसके लिए जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट था 1993 का, उसके अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे प्रोविज़न है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट कोर्ट सेटअप होनी चाहिए। कौन सेटअप करेगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी। कि कौन होंगे, किससे बातचीत करने के बाद सेटअप की जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, इनसे बातचीत करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ये कोर्ट को हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप करेगी। ठीक है, अब इसके मेंबर्स वगैरह की क्या है, तो भाई एवरी ह्यूमन राइट कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और अपॉइंट करेगी किसी एक एडवोकेट को हु हैज़ प्रैक्टिस फॉर द 7 ईयर, मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, उनको अपॉइंट किया जाएगा एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द केसेस इन द कोर्ट। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे जिनको मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, उनको इसके मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा, जो क्या करेंगे, ह्यूमन राइट के केसेस से डील करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो एक ये छोटा सा चेंजेस है जो हमें पता होना चाहिए ह्यूमन राइट कोर्ट का। ठीक है, 1993 के अंदर जो एक्ट था उसमें। देखिए मैं बात कर रहा था 2019 के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो देखिए चेंजेस के अंदर क्या, एक तो मैंने आपको बताया भाई चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं बोथ, वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, दोनों के चेयरपर्सन हो या मेंबर्स हो, उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। पहला चेंजेस ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पहले क्या था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होना चाहिए, वही NHRC का चेयरमैन बनेगा, पर ऐसा नहीं है। इस 2019 में अमेंडमेंट किया गया, उसके थ्रू क्या किया गया भाई, कोई भी ऐसा पर्सन जो जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी कहीं ना कहीं क्या है चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, किसके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो ये एक चेंजेस किया गया। ठीक है, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बनेंगे चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ऐसा नहीं है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी बन सकता है। ठीक है, पहले हमको देखने को मिलता था 2 मेंबर्स देखने को मिलते थे NHRC के अंदर, चेयरमैन प्लस 2 मेंबर, पर यही अमेंडमेंट के बाद जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, चेयरमैन प्लस 3 मेंबर्स की टीम कर दी गई थी। इन 3 मेंबर में से एटलीस्ट 1 मेंबर कौन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। ये भी चेंजेस किए गए थे 2019 के अंदर ही। ठीक है, इसके अलावा इट मेड द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट और द डिसेबल्ड पर्सनस के जो चीफ कमिश्नर देखने को मिलते हैं वो क्या बने, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हम लोग पढ़ चुके हैं कौन थे, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द NHRC के देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों को ऐड किया गया था 2019 के बाद, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, टर्म जो है चेयरपर्सन की और मेंबर्स की NHRC के, वो क्या कर दी गई, पहले 5 ईयर्स हुआ करती थी, जिसको घटा के 3 साल कर दिया गया। और 3 साल ही हमने अपडेट के साथ लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और अभी भी हमने पढ़ा 3 साल की इनकी टर्म कर दी गई, प्लस इनको वापस से एलिजिबल बना दिया गया, री एलिजिबल बना दिया गया फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइड किया गया दैट अ पर्सन हु हैज़ बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ मेड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सेम भी पहले क्या होता था, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए तो ही वो चेयरपर्सन बनेगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, बट अभी ऐसा नहीं है। ये अमेंडमेंट के बाद हाई कोर्ट के अगर आप जज भी हो ना तो भी आप बन सकते हो SHRC के चेयरपर्सन। 2019 में ये चेंजेस किए गए। इसके अलावा कुछ और चेंजेस की बात करें तो इतने प्रोवाइड किया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कन्फर कर सकती है SHRC को यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, क्या कोई ऐसे फंक्शन रिलेटेड टू इंक्वायरी द केसेस ऑफ द यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली। तो दिल्ली को छोड़ के दूसरी यूनियन टेरिटरी के केसेस को इंक्वायर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, SHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को अलाउ कर सकती है। दिल्ली का कौन करेगा, तो वो NHRC ही करेगा, पहले भी ये था अभी भी यही है। ठीक है, इसके अलावा ये अमेंडमेंट ने ये भी प्रोवाइड किया भाई सेक्रेटरी जनरल होंगे किसके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, शैल एक्सरसाइज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंशियल पावर।
ठीक है, एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शंस एंड द पावर टू मेक द रेगुलेशन सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द चेयरपर्सन। ठीक है, तो स्टेट जनरल हो गए या सेक्रेटरी जनरल हो गए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, उनके पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर होगी। जुडिशियल पावर किसके पास होगी? चेयरमैन के पास होगी, पर चेयरमैन के टेक केयर के अंदर ही ये सेक्रेटरी जनरल काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है भी सेक्रेटरीज हैं किसके? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, सेल एक्सरसाइज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंशियल पावर टू द कमीशन सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द चेयरपर्सन। नेशनल लेवल पे भी सेक्रेटरी जनरल और स्टेट लेवल पे भी सेक्रेटरी जनरल। नेशनल लेवल पे NHRC के और यहाँ पे स्टेट लेवल पे HSRC के, जो क्या करेंगे? सारी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को चेक केयर करेंगे, बट दोनों चेयरमैन की अंडर ही काम करेंगे, उनके गाइडेंस के अंदर ही काम करेंगे। तो ये कुछ चेंजेस हैं ढेर सारे जो 2019 में करे गए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, जो हमें पता होने चाहिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि चेयरमैन है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हो, चेयरमैन हो या मेंबर हो, फर्दर री एलिजिबल हैं फॉर देयर पोस्ट बट नॉट आउटसाइड द कमीशन। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं करेंगे, बट उसी कमीशन के अंदर अपॉइंट किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था ओवरऑल। आप गुजरात के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस को भी देख सकते हैं। फर्स्टली हमने तमिलनाडु के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को देखा था लोगों को। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर अबाउट द ह्यूमन राइट कमीशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने सेम अगर NHRC आपने ढंग से पढ़ा तो ऑटोमेटिकली ये वाला टॉपिक तो आपको समझ ही आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और इससे पहले के चैप्टर्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लस आपको लास्ट पेज पे लेफ़्ट साइड के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक ऑफ द पूरी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट की। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।